रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अक्षय अपने कमरे में आराम से अपने बिस्तर पर पसरे पसरे फोन में इंस्टाग्राम चला रहा था। तभी उसको अपने शहर की एक जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिधि की प्रोफाइल दिखती है। उसकी स्टोरीज की पिक पर अक्षय ऐसे ही एक ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट लिखकर सेंड कर देता है। तभी उसकी मम्मी शारदा उसको खाने के लिए आवाज देती हुई कहती है, अक्षय बेटा कमरे से निकलकर नीचे आ जा और खाना खा ले। ना जाने ये लड़का क्या करता रहता है, छुट्टी वाले दिन तो ये और इसका फोन, बस जल्दी आ जा अब। अक्षय फोन को कमरे में रखकर नीचे खाना खाने आ जाता है और दोनों माँ बेटे मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। कुछ देर बाद जब अक्षय वापस अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उस लड़की रिधि ने अक्षय के मैसेज का रिप्लाई किया है, जिसमें उसने लिखा है, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। ओहो, इस लड़की ने तो रिप्लाई किया। इतने फॉलोअर्स होने पर भी इसने मुझ जैसे आम लड़के को रिप्लाई किया। एक बार बात करके देखता हूँ। अक्षय उसके रिप्लाई के जवाब में उससे बातें करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में सामने से भी रिप्लाई आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ दोनों की इंस्टा पर बातें बढ़ने लगती है और देखते ही देखते मैसेजेस से बातें कॉल पर आ जाती है, जिसकी वजह से अक्षय को कहीं ना कहीं रिधि पसंद आने लगती है और वो एक दिन रिधि को कॉल करके बोलता है, हाय रिद्धि, वो मुझे ये कहना था कि हमें बात करते हुए इतना समय हो गया है, क्या हम मिल सकते हैं? मिलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। वैसे मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। जल्दी बताती हूँ कब और कहाँ मिल सकती हूँ। ओके, मैं जवाब का इंतजार करूँगा। बाय। अक्षय रिधि से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ रिधि अक्षय को एक दिन मिलने का समय और जगह मैसेज करके समय पर आने को बोलती है। अगले दिन अक्षय समय से पहले पहुंचकर बैठा होता है और वहां पहुंचकर बोलता है, कहाँ रह गई ये मैडम? कहीं उसके इंतजार में मैं मजनू ना बन जाऊं। नहीं बनोगे। अपने पीछे से अचानक रिधि की आवाज सुनकर अक्षय हैरानी से उसे देखता है, जिसके बाद रिधि उससे बोलती है, ज्यादा देर तो नहीं कर दी मैंने? नहीं नहीं, बैठो ना। वैसे तुम अपनी पिक्चर से कहीं ज्यादा सामने से सुंदर हो। ओहो, आते ही फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वैसे ये पहली बार है कि मैं अपने किसी अननोन इंस्टा फ्रेंड से मिलने आई हूँ। फैन? मैं और तुम्हारा फैन हूँ। सीरियसली, तुमको लगता है यहाँ तुमसे मिलने तुम्हारा कोई फैन आया है? हाँ अक्षय, मैं एक जानी मानी इंस्टाफ्लुएंसर हूँ। मुझे रोज ही लाखों डीएम आते हैं। मैं उनमें से किसी को भी पिक करके उनको रिप्लाई नहीं देती। जब बोर होती हूँ तो ये मेरा पसंदीदा काम होता है। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए एक फैन हूँ और तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं, एक फैन मीटिंग करने आई हो। वाह, एक्चुअली गलती मेरी है। मैं भूल गया था किसी लड़की के किसी सेलिब्रिटी के शब्दों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रिद्धि मैम। हो सके तो दोबारा मुझसे मत मिलना। आंखों में आंसू लिए अक्षय वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने साथ लाया तोहफा वो टेबल पर ही भूल जाता है, जिस पर रिधि की नजर पड़ती है और वो उसको चुपके से अपने पर्स में रख लेती है। तभी बॉडीगार्ड टाइप के दो आदमी रिधि को लेने आते हैं और अपने साथ ले जाकर अपनी कार के पास खड़ा कर देते हैं। कार के पास ही खड़ी रिधि की माँ सुनैना उससे बोलती है, जैसा कहा था वैसा ही बोला ना तुमने? हाँ माँ, वही किया जो आपने बोला था। नहीं बताया उसको कि हाँ, मैं भी उससे एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं, एक आम लड़की की तरह मिलने आई थी। नहीं बताया उसको कि मेरे मन में भी उसके लिए फीलिंग्स थी। नहीं बताया उसको कि यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। कुछ नहीं बताया मैंने उसे, बस एक सेलिब्रिटी वाला एटीट्यूड दिखाकर आ गई। सही किया, तुम्हारे और हमारे लिए यही सही है। ड्राइवर, अब घर चलो। रिधि की अपनी माँ से की गई सारी बातें गाड़ी के पास ही खड़ा अक्षय सुन लेता है, जो गाड़ी के जाने के बाद बोलता है, इसका मतलब रिद्धि ने जो भी मुझसे कहा वो सब उसने दिल से नहीं कहा। आखिर बात क्या है, पता लगाना पड़ेगा। अक्षय अपनी बाइक से रिधि की कार का पीछा करता है और जब कार उसके घर पहुंचती है तो वो भी चुपके से घर के अंदर चला जाता है और छुपते छुपाते एक कमरे में जा पहुंचता है, जहां कुछ ही पलों में उसको उस कमरे में
किसी के आने की आहट होती है और वो एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। तभी रिधि रोते हुए आती है। अब अक्षय मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैं फिर से अकेली हो गई। एक इंसान मिला था जिसको मैंने अपना सच्चा साथी समझा था, लेकिन मेरी माँ ने इस फेम के चक्कर में उसे भी मुझसे दूर कर दिया। नहीं, किसी ने मुझे तुमसे दूर नहीं किया रिद्धि। अक्षय पर्दे के पीछे से बाहर निकलता है और रिधि उसको देखकर सीधा गले लगकर बोलती है, तुम यहाँ कैसे अक्षय? अगर मेरी मॉम ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं देखेंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने रेस्टोरेंट में इतना अजीब बर्ताव क्यों करा? अक्षय, मेरे पेरेंट्स ने छोटी उम्र में ही मुझसे वीडियो और ऑडियो वगैरह बनवाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण मैंने अपना बचपन खो दिया और बड़े होते होते उन्होंने मेरा प्रोफेशन ही बना दिया इस चीज को। एक सेलिब्रिटी होने के नाते मुझे मेरी इंस्टा आईडी खुद चलाने की इजाजत तक नहीं है। तो मुझसे बात करने वाली तुम नहीं थी क्या? मैं ही थी। कुछ टाइम के लिए मैंने रिक्वेस्ट करके अपनी मॉम से मांगी थी, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं वहाँ एक आम से लड़के से इतनी बातें कर रही हूँ, उन्होंने मेरा फोन ले लिया। साथ ही तुमसे मिलकर सब खत्म करने को कहा ताकि तुम मुझसे नफरत करो और ये सब भूल जाओ। इसलिए तुमने मुझे वो फैन वाली बात कही ताकि मैं तुमसे नफरत करूं। लेकिन मेरा गुड लक, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मोम की सारी बातें सुन ली थी और अब मैं यहाँ अपनी रिद्धि के पास। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया था। कहाँ गया? यहीं तो रखा था। रिधि अपने बैग में से उसका गिफ्ट निकालकर अक्षय को दिखाते हुए बोलती है, इसी की बात कर रहे हो ना? ये रेस्टोरेंट की उसी टेबल पर था, मैंने चुपके से ले लिया था। क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। रिधि उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसमें एक प्यारा सा पेंडेंट होता है जो वो अक्षय को देते हुए बोलती है, अब इसको तुम लाई हो तो तुम ही पहना दो। अक्षय रिधि को वो पेंडेंट पहना देता है और अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर रिधि बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अक्षय। जब से तुमसे बात शुरू हुई है ना, मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी जिंदगी अब नॉर्मल हो जाएगी, जहाँ मेरा प्यार मेरे साथ होगा। हम शाम को लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, रास्ते में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमेंगे। लेकिन क्या रिद्धि? मेरी माँ ऐसा कभी नहीं होने देंगी। वो मुझे कभी इस मीडिया की दुनिया से बाहर नहीं आने देंगी। मैं एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ही बनकर रह जाऊंगी जो झूठी जिंदगी का दिखावा करके अपनी जिंदगी को निकाल दे। मैं निकाल लूंगा तुमको इस दुनिया से, इसी दुनिया का यूज करके। लेकिन उससे पहले ये बताओ, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने को तैयार हो, एक आम इंसान की तरह? हाँ अक्षय। अक्षय चुपके से रिधि को उसके घर से भगा कर एक मंदिर में ले जाता है, जहां वो अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी और रिधि की शादी को लाइव लोगों को दिखाता है। रिधि एक जाना माना चेहरा होने के कारण उसके लाइव आने पर बहुत लोग उससे जुड़ते हैं और उनकी शादी के गवाह बनते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद अक्षय रिधि को अपनी माँ से मिलवाने घर ले जाता है, जहाँ शारदा उन्हें देखकर बोलती है, नालायक, शादी कराया और माँ को बताना जरूरी भी नहीं समझा, और बेटी तुम इस नालायक की बातों में कैसे आ गई? माँ जी, अब नालायक ही सही, अक्षय मेरा पति है और आप मेरी माँ जी। इतना बोलकर रिधि शारदा के गले लग जाती है और शारदा भी उन दोनों को आशीर्वाद देती है। तभी अक्षय के घर रिधि की माँ आती है, जो अक्षय को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की? मैं इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानती। चलो रिद्धि। माँ, आपकी मानने ना मानने से कुछ नहीं बदलेगा। मेरी और अक्षय की शादी के गवाह आपके सोशल मीडिया के लाखों लोग हैं, इसलिए अब मुझे मेरी नई जिंदगी में खुश रहने दो। आपके सोशल मीडिया की कठपुतली बनकर मैं थक गई हूँ। सुनैना के पास अब कोई रास्ता नहीं था सब बदलने का, इसीलिए वो अपनी हार मानकर रिधि को उसकी नई जिंदगी में छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद रिधि और अक्षय की इंस्टाग्राम से शुरू हुई इस लव स्टोरी का एक रोमांटिक और हैप्पी एंड होता है। शारदा शोक सभा में अपनी बहू के मरने पर अपनी बेटी ईशा से लिपट लिपट कर रो रही थी। हाय, मेरी बहू चली गई मुझे छोड़ के। कितनी अच्छी थी वो, बस जुएं ही तो दी उसके सर में। हे भगवान, तूने उसको अपने पास क्यों बुला लिया? माँ चुप हो जाओ, क्या कर सकते हैं, भाभी बहुत अच्छी थी
और अच्छे लोगों की जरूरत तो भगवान को भी है ना, इसलिए। हाय रे रिया बहू, वापस आजा। अब कौन मुझे सुबह की चाय पिलाएगा? अरे माँ, इतनी ओवर एक्टिंग करोगी तो लोगों को शक हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा हो रहा है क्या? चल ठीक है ठीक है। शारदा शांत होती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला उसके पास आकर बोलती है। अरे शारदा बहन, अचानक से कैसे तुम्हारी बहू की मौत हो गई? बताओ, कल तक तो हंसती खेलती दिखाई देती थी, बस सर खुजाती मिलती थी लेकिन खुश थी। क्या बताऊं विमला बहन, सीढ़ियों से सर खुजाते हुए आ रही थी, अचानक ही पैर फिसला और नीचे आ गिरी। जब तक हॉस्पिटल ले गए तो उससे पहले ही वो निकल ली। हाय मेरी बहू। संभालो शारदा बहन, सच में आपकी हालत तो देख ही नहीं जा रही। बहू से कितना प्यार करती थी आप, उसके जाने पर तो सबसे ज्यादा दुखी आप ही लग रही है। हाँ आंटी, हम तो दुखी होंगे ही, आखिर इस घर की लक्ष्मी गई है। पर हमसे ज्यादा दुखी तो मेरे भैया मयंक है। वो मेरी भाभी रिया से बहुत प्यार करते थे। मयंक रिया का पति था, जो उसके जाने से उदास सा हो गया था। इसीलिए एक कोने में अकेला बैठा था। पूरा मोहल्ला शोक सभा में आया हुआ था। तभी अचानक ही शारदा और ईशा के पास जमीन पर एक जू चल कर आती है, जिसको देखकर दोनों चिल्ला देती है। तभी विमला अपने पैर से उस जू को मारते हुए बोलती है। अरे अरे शारदा बहन, जू है ये। तुम भी ना चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारी मरी हुई बहू आ गई हो। नहीं, वो मुझे लगा कीड़ा है कोई। हे भगवान, ये जुएं तो उसकी याद दिलाती हैं। बड़ी मुश्किल से उससे और उसकी जुओं से छुटकारा मिला है। दोबारा मुझे वो पनौती बहू अपने घर में नहीं चाहिए। सब अपना ध्यान उस मरी हुई जू से हटा लेते हैं। तभी मरी हुई जू अचानक ही रेंगने लगती है और रेंगते रेंगते वो एक काली सी परछाई के पास आती है, जो कि रिया की थी। रिया की आत्मा अपनी मौत का सारा तमाशा देख रही थी और गुस्से में वो अपनी सास और ननद को ढूंढते हुए बोलती है। तुम दोनों माँ बेटी को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे साथ तुमने जो भी किया उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। शाम होने पर सभी लोग शोक सभा से अपने अपने घर चले जाते हैं। शारदा के घर में अब एक बड़ी सी रिया की फोटो टंगी थी, जिस पर माला चढ़ी थी। अचानक ही ईशा की नजर फोटो पर जाती है तो उस पे से माला नीचे गिर जाती है। ये देखकर ईशा माला उठाते हुए अपनी भाभी की तस्वीर को देखकर बोलती है। मरने के बाद भी चैन नहीं है क्या आपको? सीधी टंगी रहो और दोबारा ये माला गिरनी नहीं चाहिए, वरना तुम तो मर चुकी हो। तुम्हारी फोटो को भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। ईशा उस माला को दोबारा अपनी भाभी की फोटो पर चढ़ाने लगती है। तभी उसको अपने हाथ पर बहुत सारी जुएं दिखाई देने लगती है और वो डर के मारे माला को नीचे फेंककर अपना हाथ झाड़ते हुए चिल्लाती है। माँ कहाँ हो? बचाओ मुझे, ये भाभी की जुएं मुझे खा जाएंगी। ईशा की आवाज सुनकर शारदा और मयंक बाहर आते हैं और ईशा को ऐसी बेवजह डर के नाचता देखकर मयंक बोलता है। क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों चिल्ला रही है? भाई, वो मैं भाभी की फोटो पर माला चढ़ा रही थी, तभी माला में से बहुत सारी जुएं निकल आई और मेरे पूरे शरीर पर इधर उधर घूमने लगी। तू पागल है क्या? अरे जीते जी तो तू अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी, अब मरने के बाद भी तू उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। और कौन सी माला की बात कर रही है? देख, उसकी फोटो पर माला पहले से टंगी हुई है, तो तू कौन सी माला चढ़ा रही थी? ईशा जब फोटो की तरफ देखती है तो माला फोटो पर ही टंगी थी। ये देखकर वो और डर जाती है और बोलती है। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे लगता है वो वापस आ गई, वो हमें छोड़ेंगी नहीं। माँ, आप तो समझो, वो वापस आ गई, हमें नहीं छोड़ेगी। शारदा ईशा को शांत करवाते हुए बोलती है। चुप हो जा मेरी बच्ची, ये सब तेरा वहम है। तू अपनी भाभी से ज्यादा ही प्यार करती थी ना, इसलिए उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पागल है क्या? सब उगलना चाहती है क्या? अगर मयंक को सब पता चल गया ना तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। शारदा ईशा को कमरे में ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। ईशा को कभी कहीं तो कभी कहीं जुएं दिखने लगती है, लेकिन शारदा उसकी बातों को वहम समझती। पर एक दिन शारदा अपने कमरे में बैठी थी
तभी घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और उसी वक्त शारदा अपने सर में जोर जोर से खुजली करने लगती है। अचानक हुई सर में खुजली को देखकर शारदा बोलती है, ये मेरा सर तो ऐसे खुजलवा रहा है मुझसे मानो मेरे सर में उस जुओं वाली बहुओं की जुएं घुस गई हों। बड़ी मुश्किल से तो उससे पीछा छूटा है। शारदा ऐसे बोलते बोलते अपने सर में से एक जू निकालती है और उसको अपने हाथ पर रखते हुए बोलती है, वो रिया तो चली गई लेकिन अपने जुएं छोड़ गई हमारे सरों में। कोई नहीं, जैसे उसको खत्म किया है वैसे ही इनको भी खत्म कर दूंगी। शारदा जैसे ही उस जू को मारने वाली होती है वो उसके हाथ से बिस्तर पर गिर जाती है और उसका आकार बढ़ता ही जाता है। छोटी सी जू शारदा से भी बड़ी हो जाती है, जिसको देखकर शारदा चिल्लाते हुए बोलती है, कोई बचाओ, ईशा, मयंक बचाओ, ये जुएं मुझे मार देंगी। शारदा की आवाज सुनकर ईशा भागती हुई उसके पास आती है और अपनी माँ को संभालते हुए बोलती है, माँ क्या हुआ? आखिर तुम चिल्लाए क्यों? ऐसा क्या देख लिया? मैंने देखा एक बड़ी सी जू मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रही है। बेटा मुझे लगता है वो आ गई। वो भले ही मर गई है लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं है। दोनों माँ बेटी डर के मारे एक दूसरे से चिपकी पड़ी थी कि तभी रिया की आत्मा वहाँ आती है, जिसको देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगती है। तभी रिया बोलती है, क्यों डर गई? अरे इन छोटी छोटी जुओं से डर गई, लेकिन तुमने तो मुझे इसी के चक्कर में मारा था ना। बोलो, मारा था ना? हाँ हाँ मारा था, हमने ही तुमको मारा था रिया। शारदा की ये आवाज उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा उसका बेटा मयंक सुन लेता है, जो अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर हैरान होता हुआ बोलता है, क्या कहा आपने? रिया को आपने मारा है माँ? बोलो, चुप क्यों हो? रिया को आपने मारा है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने और ईशा ने मिलकर मारा है उस जुओं वाली बहू को। पर क्यों? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? तो जब से उसे इस घर में लाया था हम परेशान थे। उसकी जुएं कभी हमारे बिस्तर पर मिलती थी तो कभी तौलिए में। घर में कोई भी मेहमान आता था तो बस वो सर खुजाते रहती थी। इसलिए उस दिन जब तू ऑफिस गया था। मयंक के ऑफिस जाने के बाद रिया ईशा और शारदा के लिए चाय लेकर आती है और हॉल में बैठी अपनी सास और ननद को चाय पकड़ा कर चाह रही होती है कि तभी ईशा चाय में एक जू देखने पर चिल्लाते हुए बोलती है, ओ जुओं वाली भाभी, ये क्या है? कम से कम चाय में तो जुए डाल के मत दो। अरे पूरे घर को अपने सर की जुओं से परेशान किया हुआ है आपने। सही कहा तूने बेटी, इस जुओं वाली बहू से तो मैं परेशान हो गई हूँ। कहीं जाती भी तो नहीं है ये। अपने बेटे की वजह से इसको झेलना पड़ रहा है। माँ जी, मैंने तो जुए खत्म करने की बहुत कोशिश की, अब नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ? तू मेरे से जुबान लड़ाती है? रुक, तेरी अकल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। शारदा रिया को एक जोरदार धक्का देती है, जिसके कारण रिया रखी हुई टेबल से टकरा जाती है और उसके सर पर गहरी चोट लगने के कारण वो वहीं तड़पने लगती है। ये देखकर ईशा बोलती है, माँ ये क्या किया आपने? अरे अब भाई को पता चलेगा तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। बेटा मैंने जानकर नहीं किया, इसको तो बस धक्का दिया था और ये गिर गई। अब क्या करें? एक ही रास्ता है, अब इस हादसे को एक्सीडेंट बनाना होगा। ऐसा करते हैं, भाभी को सीढ़ियों से गिरा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि इनको आपने मारा है। हाँ हाँ चल। ऐसे हुई थी बहू की मौत, पर बेटा मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, सच में। तड़पती हुई रिया को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय आपने उसको सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अरे कैसे इंसान हो आप दोनों। मयंक के इतना बोलते ही उसके पीछे से रिया की आत्मा गुस्से से बोलती है, बहुत ही बुरे इंसान है ये, मार दूंगी, सबको मार दूंगी। रिया शारदा और ईशा को अपनी शक्तियों से हवा में लटका देती है। ये सब देखकर मयंक रिया के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, रिया, इनको माफ कर दो। इनको इनके किए की सजा मैं कानून से दिलवाऊंगा। मुझे कानून पर भरोसा नहीं है। मेरे कत्ल को आसानी से एक्सीडेंट मान लेने वाला कानून मुझे इंसाफ दिलाएगा। मुझ पर भरोसा रखो रिया, मैं इंसाफ दिलाऊंगा तुमको, इनको सजा दिलवाकर। तुम ये गुनाह मत करो, मेरी रिया किसी को नहीं मार सकती। मयंक की बात मानकर रिया शारदा और ईशा को छोड़ देती है।
जिसके बाद मयंक उनको पुलिस के हवाले कर देता है, जहां वो खुद ही अपना गुनाह कबूल करती है। और दूसरी तरफ मयंक रिया को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी शांति पूजा करवाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।